मध्य प्रदेश की सियासत अब एक बार फिर से गर्मा गई है और अब इसी गर्माहट को और आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। एक बार मैं आपको सभी मेहमानों से रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। इसके के साथ में हमारे साथ में माननीय राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा राजपाल जी आप ही से रहेगा। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयारी पार्टी की? देखिए, चुनावी इस प्रजातंत्र के इसमें ये महापर्व है, चुनाव महापर्व है और इस महापर्व में हम तैयार हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे आचार संहिता का, क्योंकि मतदान केंद्र इकाई तक हमारी कार्यकारिणी गठित है। हमारे पेज प्रमुख, पेज प्रभारी और पेज समितियां तक गठित है और यह चुनाव जो है शुद्ध रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जन कल्याण के काम और विकास बनाम कांग्रेस का विश्वासघात, ये चुनाव होने वाला है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने कहा है कि 7 दिन बाद उनकी चुनाव उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। 17 नवंबर को चुनाव है। हमारी सूचियां जारी हो चुकी है, हमारे उम्मीदवार काम कर रहे हैं। बाकी की सूची आजकल में जारी हो जाएगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी इस पूरी कार्य योजना और रचना में कांग्रेस से आगे चल रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जनता कमल का फूल खिलाने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेगी। उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा दी हुई इन तारीखों का स्वागत करती है। हम पूरी तरह तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। चुनाव में हम जा चुके हैं। अब विधिवत रूप से हमारे उम्मीदवारों का नामांकन इत्यादि होकर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। आदर्श आचार संहिता के सभी कंडिकाओं का, सभी नियमों का, सभी का अक्षर से पालन करते हुए हम चुनाव में हैं। जनता हमको आशीर्वाद देगी और मध्य प्रदेश में हम फिर से सरकार बनाएंगे। बिल्कुल राजपाल जी, आप बने रहिएगा, आपसे आगे मैं और चर्चा करूंगी, जानकारी लूंगा। हमारे साथ एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी भी जुड़े हुए। प्रवीण जी, आपने भी अभी तक सबकी बातें सुनी, प्रतिक्रियाएं भी लगातार अब सामने आ रही हैं सभी पार्टियों के द्वारा से, वो भी देख पा रहे हैं लगातार। और जब से ये अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो परीक्षा की डेट होती है वो आ गई है। पार्टियां अब एक तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो बच्चों की तरह पार्टियां, जिनके अब सर पर एक टेंशन हो गई है कि उस परीक्षा में पास होना है। हालांकि ये बहुप्रतीक्षित थी आज की डेट। ये दोनों ही पार्टियों को पहले से तय था कि भाई बहुत जल्दी जो चुनाव आचार संहिता है वो लग जाएगी और अगर परीक्षा के भाव में ही परिभाषित करें तो पढ़ाई दोनों ने मुकम्मल एक तरह से कर रखी है, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। लिस्ट विस्ट के हिसाब से आगे पीछे भले ही एक दूसरे पे क्लेम करते हो, लेकिन पढ़ाई तो जाहिर बात है कि दोनों ने मुकम्मल कर रखी है। एक जो दिलचस्प बात है वो यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि दोनों पार्टियाँ कह रही हैं कि विकास और जन कल्याण के आधार पर लड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा छेपा कांग्रेस ने लगा दिया, जन सामाजिक न्याय, उसमें एक नया शब्द जोड़ा, और दूसरा प्रगतिशील विकास। तो विकास तो के साथ ही प्रगतिशील जो शब्द है वो ध्वनित होता है, तो उन्होंने एक नया शब्द जोड़ा कि भाई हम प्रगतिशील विकास के साथ हम आगे जाएंगे और बीजेपी की विदाई तय है, उन्होंने कहा। बीजेपी भी कह रही है कि विकास और जन कल्याण। इसके अलावा और दोनों ही पार्टियों के पास क्लेम बहुत ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि जब वो चुनाव में जा रहे हैं और पब्लिक से वोट मांगेंगे तो उन्हें अपने काम ही गिनाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा दिलचस्प मुझे लगता है होने वाला है ये चुनाव। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जब टिकट अनाउंस हो जाएंगे, अभी तक कांग्रेस ने एक भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया और बहुत संभावना है कि शायद वो यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने का ही वेट कर रही थी। अब कांग्रेस की जो लिस्ट जारी होगी, फिर जब उसकी तुलना बीजेपी की लिस्ट से होगी, तब फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। सर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो चुनाव है, दरअसल दोनों पार्टियों के जो रिएक्शन आए हैं वो निकल के आए। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी आपने बात की, वी.डी. शर्मा का जो बयान है वो भी हमने सुना है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो विषय इस बार का है पूरे चुनाव में, ये ट्रेंड सेट करेगा? हमने देखा कि आज जब आचार संहिता लागू होनी थी, क्योंकि पहले से ये तय हो गया था कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आमतौर पर ऐसा होता ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तारीख है उनके ऐलान के बाद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। तो उससे पहले ही हमने देखा कि 3 जो नए मेडिकल हैं
उनका ऐलान कर दिए गए। कुछ दिनों पहले मुझे याद है अच्छे से, एक पूरा भारी भरकम विज्ञापन अखबारों में निकला कि एक दिन में मुख्यमंत्री ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा की जो घोषणाएं हैं या जो उनके शिलान्यास हैं, कार्यक्रम हैं, वो किए हैं। तो क्या ये जो हुआ है, जो कुछ आज 12 बजे से पहले तक का, वो अब 12 बजे के बाद से लेके और 17 तारीख तक काम करेगा? हालांकि इसमें संशय है शरद। देखिए, अब हर बार आप सब दोनों ने, हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं कि एन वक्त पे किया गया अनाउंसमेंट अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता है वोटर के, कि वो भी समझता है बहुत बेहतर कि भाई आपने अभी ईंट भी नहीं रखी है तो फिर आप कैसे क्लेम कर लोगे, या फिर आपने जो भी है, यहाँ तक के जो नगद डालने वाली राशि वाले में भी वोटर आजकल इतना शार्प है कि वो समझ जाता है कि वो आप 2 महीने पहले से हमारे खाते में डाल रहे हो क्योंकि चुनाव है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह की औपचारिकता होती है या एक मैसेज देने का प्रयास जरूर होता है पार्टियों का, कि हम एक मैसेज दे दें कि हमने देखिए ये तय कर दिया और यदि हम दोबारा सत्ता में आए तो फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मानस में बैठ जाएगा, इसमें संशय, मानस में वही बैठेगा जो उन्होंने अभी से कुछ महीने पहले तक किया होगा। अगर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की होंगी कुछ महीने पहले, बल्कि 1 साल पहले तक का जो भी किया होगा वो वोटर के दिमाग में होगा, संभवतः 6 महीने पहले वाला ही वोटर के दिमाग में होगा। बिल्कुल जो आखिरी वक्त में जाते जाते जो किए गए काम हैं वो ज़्यादा अपील नहीं करते। सर, एक फिगर भी मेरे पास है, अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले एक डेटा उन्होंने जारी किया और ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो युवा और जो महिला मतदाता हैं उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक फिगर है कि 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं वो करीबन 22,36,564 हैं और 20 से 29 साल के जो मतदाता हैं उनकी जो संख्या है वो 1,41,76,000 समथिंग है। और 30 से 39 साल यानी कि 18 से 40 साल के ही मतदाताओं को हम काउंट करें तो उनकी संख्या भी 1,45,00,000 से प्लस है। तो ये जो है संख्या युवाओं की खास तौर से, और जो कुल मतदाता हैं 5,60,00,000 से ऊपर है, लगभग 61 लाख के आसपास में। तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव है उसमें महिला मतदाता और युवा मतदाता दोनों निर्णायक साबित होंगे? अब बेशक होंगे। और आप ये देखिए कि बीजेपी ने जितने भी सर्वे कराए, भी राज्यपाल जी के पास चलेंगे भी हम और उनसे एक बार पुष्टि की मोहर लगवाएंगे कि बीजेपी ने जितने भी सर्वे कराए हैं इसके पहले, और जो वीकर सेक्शन जो 2-3 निकल के आ रहे थे, या वीकर सेक्शन कह लें या हम ये कहने कि फोकस जिन पर ज्यादा किया जाना था, वो उनमें यही 2 नाम थे जिनके फिगर आपने यहाँ पर कोट किए, ये महिला और युवा। तो आप देखें कि मध्य प्रदेश सरकार ने बीते कुछ महीने पहले ही जिनको लक्ष्य समूह बनाया वो महिलाओं को बनाया। लगातार लाडली बहना से लेकर तमाम अनाउंसमेंट महिलाओं के लिए हुए। युवाओं के लिए भी उन्होंने जो रोजगार वाली सीखो कमाओ योजना और जो तमाम तरह का अनाउंसमेंट, कॉलेज में स्कूटी देना, ये युवाओं को टारगेट करके किया बीजेपी ने। तो जाहिर बात है कि भाई उन्हें पहले से ये बात तय था कि ये एक बिल्कुल। मैं प्रवीण जी आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चुनावी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है, पारा काफी बढ़ चुका है और एक के बाद एक का ट्वीट भी लगातार देख पा रहे हैं। कांग्रेस के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, अब अगर बात छत्तीसगढ़ की कर लें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक ट्वीट सामने आया है। क्या कुछ वो ट्वीट में लिख रहे हैं वो भी हम जनता को दिखाएंगे। वे लिखते हैं कि मैं तैयार हूं, और उन्होंने ये भी लिखा कि हम तैयार हैं, शुरू हो चुका है ये युद्ध और माटी के अभिमान का अब रथ नहीं रुकेगा। तो एक शायराना अंदाज में उन्होंने ये ट्वीट किया है और लिखा है कि है तैयार हम, शुरू हो चुका है युद्ध, माटी के अभिमान का नहीं रुकेगा भी रथ, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान का नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के साथ हर एक छत्तीसगढ़िया तैयार है। यानी कि वे भी यही कह रहे हैं, एक ही बात हर इंसान दोहरा रहा है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ में जीतेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर तमाम वो जो पार्टियां इस बार नए मैदान में उतर रही हैं, सभी का एक ही कहना है कि हम इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से, रायपुर से रेसिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की थी उसके तुरंत बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनने भी पूर्ण बहुमत का दावा किया। अब सीएम भूपेश बघेल का ये ट्वीट, जब वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम भरोसे के साथ में हाथ से हाथ जोड़ेंगे और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस दिखाना होगा दोनों की दलों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो,
कांग्रेस इस बात को लेकर देखिए मुख्यमंत्री के ट्वीट के शब्दों को अगर पढ़ा जाए, इसके मतलब निकाले जाए तो मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़िया अभिमान को लेकर, स्थानीयवाद को लेकर, छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर जो है कांग्रेस आगे बढ़ेगी। बीते 5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वाद जो है व्यापक से प्रचार प्रसार हुआ। पिज्जा पोला जैसा आयोजन मुख्यमंत्री निवास में होने लगे हैं, लोग छत्तीसगढ़िया अभिमान की ओर बढ़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री के ट्वीट का ये शब्द कि छत्तीसगढ़िया अभिमान अब मार्ची करना तो रुकेगा नहीं, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात होगी, मतलब साफ है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर, छत्तीसगढ़िया अभिमान को लेकर चुनावी रण में जाएगी। तमाम तैयारियां हैं, विकास के मुताबिक है, इन तमाम विकासों को लेकर भी मैदान में जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी इस बात से आश्वस्त है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन होगा। रमन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि इस तरह से परिवर्तन यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों ने उनसे संपर्क किया, मतलब बीजेपी के लोगों से संपर्क किया। ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं होगा, कांग्रेस दोबारा सत्ता में रहेगी, तमाम चीजों के लिए बिल्कुल अवधेश जी, देखने वाली बात होगी कि जब पार्टियों के द्वारा परिवर्तन यात्रा, भरोसा यात्रा निकाली गई थी तो क्या परिवर्तन होगा या फिर से जनता भरोसा जताएगी सरकार पर, ही देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और अब एक और बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। तारीखों के ऐलान पर उन्होंने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से हटकर इस चुनाव में भाग लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जन कल्याण के लिए राजनीति, वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राजनीति, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के लिए राजनीति। तो हम से चलते हुए जो हमने किया है वो जनता को बताएंगे और आगे के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे केवल देश के लिए दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और पूरे देश का मान और सम्मान सारी दुनिया में बढ़ाया है। हम इसके प्रधानमंत्री योजना और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का जान कर प्रयत्न करते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल का आपने पहले बयान सुना था, उसके बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। हालांकि सभी अब यही एक ही दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से अब लौटेंगे, हमारे साथ में मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार। हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, इसके साथ में हमारे साथ एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी और बीजेपी की ओर से राजपाल सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, मैं चाहूंगी कि आप अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जिस प्रकार से अभी हम देख भी पा रहे हैं, आपने बयान भी सुने, सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी बयान सुने, आपने सीएम भूपेश बघेल के भी बयान सुने, अब उस पर आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया। जाहिर, मैं एक बार राजपाल जी के पास जाऊंगा। राजपाल जी, जो बात उन्होंने कही बड़ी आदर्श, आज आचार संहिता लागू हुई तो शिवराज जी ने बड़ी आदर्श बात की कि भाई हम अब चुनाव में हम आरोप प्रत्यारोप से दूर सिर्फ विकास के काम को लेके जाए। आपको लगता है कि जब इलेक्शन इतने मुहाने पे है, बिल्कुल मतलब दरवाजे में दस्तक दे रहा है, तब बिना आरोप प्रत्यारोप लगाए सुचिता की राजनीति करके जीत सकते हो आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा में एक पंचनिष्ठा यह है कि मूल्यों पर आधारित राजनीति, वैल्यूएबल पॉलिटिक्स। निश्चित तौर पर हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे हमारी आदर्श आचार संहिता का पालन करने का। हम हमारी तरफ से ये प्रयास करेंगे कि राजनीति एक स्तर की हो, मूल्यों पर आधारित हो, अवमूल्यन न हो। परंतु जैसा कि पिछले दिनों में देखने में आया है कि जिस प्रकार से लगातार नेतागण अपनी वाणी के माध्यम से अराजकता फैलाने का काम करते हैं, तो मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लड़े। ये महापर्व है प्रजातंत्र का, इस महापर्व में एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखते हुए हम कैसे अपनी बातों को जनता के बीच में ले जा सके शालीनता से, वो प्रयास करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए और उसका अक्षर से पालन हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार शरद जी का रुख कर लेते हैं। शरद जी, जो बात मैंने उनसे पूछी, आप अगर देखें बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोई भी अनाउंसमेंट, अगर वो कुछ कर रहे हैं, कोई भी बयान,
वो केयर ऑफ मोदी पूरा नहीं होता। मतलब आज उन्हें एक जनरल एक रिएक्शन देना था कि भाई ठीक है हम तैयार हैं, मतलब बीजेपी तैयार है, तमाम बड़े नेता तैयार हैं, लेकिन उन्होंने तब भी एक क्षेपक लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा लंबा उन्होंने कहा कि उनके नाम के आगे हो फिर हम वो बढ़ेंगे। इसे कैसे देखते हो आप? बिल्कुल देखिए सर, क्या है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है बीजेपी की तरफ से कि जो फेस है, आमतौर पर क्या होता था कि जो फेस है पहले से निर्धारित हो जाता था कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर हम 18 का चुनाव देखें तो वही पूरे एक तरीके से चुनाव को लीड कर रहे थे। लेकिन इस बार के चुनाव में हमने देखा कि जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई उसमें भी अलग अलग जिम्मेदारियां नेताओं को के लिए तय की गई और ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस कहीं ना कहीं आगे है और बीजेपी को ऐसा लगता भी है कि संभवतः अगर वो ऐसा करेगी तो चुनाव में उसे फ़ायदा मिलेगा इन कंपैरिजन टू कि मध्य प्रदेश के किसी नेता का के फेस को आगे किया जाए। यही हम देखें तो जो पूरा चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक दौरे हुए। इतने दौरे तो पूरा कार्यकाल हो गया बीजेपी का पिछला हम देखें उतने में भी नहीं हुए थे। 8 महीनों में 7 से ज़्यादा दौरे प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में हुए। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही इस पूरे चुनाव को लेकर वो क्या थी और जिस तरीके से नए बड़े चेहरों को लाया गया, सांसदों को मैदान में उतार दिया गया है। 3 सूची आ चुकी हैं, कुल 79 जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के निर्धारित हो चुके हैं यानी कि तय हो चुके हैं। उनमें से वो दिग्गज नेता भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हैं और बीजेपी के दिग्गज टॉप 5 या टॉप 7 नेताओं की अगर हम बात करें उनमें शामिल है। वो मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो लाइन है वो लगभग एक इससे तो तय हो गई है कि जो पूरा जो चुनाव है वो उसमें प्रधानमंत्री के फेस को कहीं ना कहीं आगे रखना है। ये सारी बातें हैं। हालांकि एक काउंटर सवाल मैं भी आपसे करना चाह रहा था और ख़ास तौर से मेरा सवाल दरअसल छत्तीसगढ़ को लेकर है। मैं अवधेश के पास भी जाऊंगा अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो इसके बाद, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे सर जानना चाह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी का जो ट्वीट आया है उसको अगर हम देखें और ये जो पूरा एनालिसिस उनका पिछले 5 साल का रहा उसमें एक बात ये सामने आई है और जो कहा भी जा रहा था छत्तीसगढ़ में कि जो छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़वाद को अगर किसी ने पहचाना है या पहचान दिलवाई है तो वो कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका है। और उनका जो ट्वीट है वो भी अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल तय कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो चुनाव की जो लाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो छत्तीसगढ़वाद है वो एक बड़ा विषय इस बार चुनाव में रहेगा। इसको आप सर किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। दरअसल क्या है कि जब बहुत सारे मसले एक साथ चल रहे हो तो उसे अस्मिता से जोड़ देना, मतलब हम सब ये जानते हैं कि जब भी क्षेत्रीयता की बात आती है तो लोगों का सहसा बिना परिचय झुकाव हो जाता है कि अच्छा ये हमारे इलाके का, अच्छा ये हमारे यहाँ का। वो एक क्षेत्रीयता का भाव जो है वो उन्होंने पैदा किया कि ये हमारा। उन्होंने अगर अवधेश अभी नहीं जुड़े हमारे साथ, लेकिन अवधेश होते तो और बेहतर बताते कि उन्होंने किया यही कि उसे इलाकाई अस्मिता से जोड़ दिया चीज़ों को। जो भी किया अगर उनके साथ भी कुछ होता है तो वो उसे इलाकाई अस्मिता का सवाल बना देते हैं। तो जाहिर बात है कि बहुत जहन का बहुत संवेदी कोना होता है ये, जब आप किसी उसको इलाकाई अस्मिता से जोड़ दो, उसे स्वाभिमान से जोड़ दिया। जैसे अभी से थोड़ी देर पहले अवधेश बोल भी रहे थे, वो बात बिल्कुल सही है कि जब आप अपने संस्कृति में कस्टम और कल्चर को प्रमोट करें सरकारी तौर पर, सीएम हाउस में अगर वहाँ के छोटे छोटे त्यौहार जिन्हें मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, हो सकता है मैं उच्चारण में त्रुटि भी कर जाऊँ, वो तमाम छोटे छोटे त्यौहार सीएम हाउस में मनाए जाने लगे, लोग आने लगे, तो एक तरह से उन्होंने जोड़ दिया। और अब उन्हें ये लग रहा होगा कि भाई एक ये बड़ा मसला है। जैसे अभी बीजेपी का हम देख रहे थे, स्टेट बीजेपी का, एमपी का, कि उन्होंने एक लाइन ली कि भाई विकास जन कल्याण, तो उन्होंने तय कर दिया कि क्षेत्रीयता को इतने चरम तक ले जाओ कि वो स्वाभिमान से जुड़ जाए, और जब वो स्वाभिमान से जुड़ जाए तो एक पार्टी के साथ के स्वाभिमान से जुड़ जाए। मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि उन्होंने इस तरह का माहौल तो बनाया और छत्तीसगढ़ी अभिमान के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। अभिनव बारोलिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में। वो थोड़ा देर से जुड़े हैं। राजपाल सिसोदिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पहले से। अभिनव जी, आज तो तारीखों का ऐलान हो गया। आप लोगों का इंतज़ार तो ये था कि शायद जो 140 जो नाम है, कमलनाथ जी ने जैसा कहा भी सीईसी की बैठक के बाद कि 140 नाम तय हो गए। उम्मीद थी कि ये जो अनाउंसमेंट है तारीखों का उससे पहले शायद आपकी सूची आ जाएगी। तो अब तो अनाउंसमेंट हो गया है।
कब तक उम्मीद करें, आज शाम तक या कल तक? देखिए, बहुत जल्द सूची भी आ जाएगी और लोकतंत्र के पर्व का जिसको जनता को बहुत ज़्यादा इंतजार था, क्योंकि जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है। ये एक जो जनता के बीच में चर्चा है और आज चौराहे चौराहे पर यही चर्चा हो रही है कि जल्द ये चुनाव हो और डेट आ गई। जिस तरीके से मैं आपके चैनल पे भी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम हिमाचल में, कर्नाटक में और कल ही लद्दाख में जिस तरीके से बड़ी जीत हुई है, वही जीत आपको इन 5 राज्यों में देखने को मिलेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कर्नाटक में जहां 35 से 40 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हुई थी, यहां पर कम से कम 60 से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, जो हालात दिख रहे हैं। क्योंकि यहां पे जो संविदा कर्मचारी हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे जितने भी वर्ग हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, तमाम वर्ग वो चाहते हैं यहां पे बदलाव। एक 18 साल 20 साल की जिस तरीके से भ्रष्टाचार, घोटाला, 50% कमीशन की बातें चल रही हैं, ये लगातार इन सब चीजों से जनता ऊब चुकी है। पटवारी घोटाला। एक सवाल ले लीजिए अपनों जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके आने के पहले जो हमारी सहयोगी नैन्सी, उन्होंने स्कूल की परीक्षा से इलेक्शन की तुलना कर दी थी। उसी लाइन पे मैं पूछूंगा कि वो 2 बार 3 बार रिवीजन तक कर चुके हैं एग्जाम के लिए, आपके यहां से अभी तक वैसी आक्रामकता वाली शुरुआत नहीं हुई, एक 2 रैली वाली। तो फिर आपने कहा भी कि भाई जनता बिल्कुल आमादा है, तो इसी भरोसे में हो कि आप लोग की जनता ही उखाड़ फेंक देगी, क्यों ज्यादा अतिरिक्त प्रयास? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं प्रमोद जी। जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारी यात्रा चल रही है, जन आक्रोश यात्रा, हमारे तमाम लीडरान, नेता अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, जीतू पटवारी जी, कमलेश्वर पटेल जी, जितनी जगह चारों तरफ चल रही है और उसमें हुजूम आप देख रहे होंगे, जन सैलाब चारों तरफ, रात के 2-2 बजे तक नुक्कड़ सभाएं तक हो रही हैं जिसमें भारी तादाद में जनता आ रही है। तो ये दिखा रहा है रुझान। ये मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि आपने भी देखा होगा कि तमाम चारों तरफ। इनकी यात्रा का क्या हुआ? जन आशीर्वाद 3 दिन चली, खत्म हो गई। अभी तक चारों तरफ जनता का एक बार सिसोदिया जी को इन करना चाहिए। सिसोदिया जी, पब्लिक उखाड़ फेंकेगी आपको इस तरह का क्लेम जो है, और भाव दोनों, मतलब दावा भी और इत्मीनान भी कांग्रेस को है कि जनता ही उखाड़ फेंकेगी आप? निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं में आपस में आक्रोश है, वो आक्रोश जन आक्रोश यात्रा में देखने को मिल रहा है। और जन आशीर्वाद यात्रा अगर मध्य प्रदेश में 3 दिन चली तो इनको अपने जनरल नॉलेज बढ़ा लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए। इससे आधी जानकारी के साथ अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। जन आशीर्वाद यात्रा जनता के बीच में पूरे 20 दिन तक रही और 5 स्थानों से, अलग अलग स्थानों से चली थी और 5 यात्राएं चली एक साथ। 10,000 से अधिक किलोमीटर मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा चली, अपार जन समर्थन मिलने का काम हुआ। अब इसको ये 3 दिन अगर दिखता है इनको, और अरे गांव के गांव आपको दौड़ा रहे थे, 3 दिन से ज्यादा क्या करेंगे दिखाने के लिए, इवेंट करने के लिए आप लोग राजपाल जी दिखाएंगे? कहाँ दिखी आपकी जनसैलाब? कौन सा जनसैलाब दिखा खाली कुर्सियों में? मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है अपने आत्ममुक्त रहे, अपना घमंड अहंकार खत्म कर लो। अब आचार संहिता लग गई है, अब अहंकार नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस जिस हिसाब से बात कर रही है, विनम्रता से बात करते हुए, हम जनता के बीच में है, हम मतदान केंद्र पे है, हमारे उम्मीदवार मतदान केंद्र पे है, तभी तो कैलाश जी धमका रहे हैं इंदौर में। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हम जब इस प्रकार से जनता के बीच में हैं, तभी नरेंद्र सिंह तोमर जी दिल्ली नहीं पहुंचेगा। ठीक है, एक बार शरद जी को पहुंच जाएंगे भाई साहब, ठीक है, इसके बारे में विचार कर लें। वक्त अगर रहा तो आऊंगा आपका। एक बार शरद जी को, अभिनव शरद जी को इन करते हैं एक बार इसी पूरे मसले को लेके। ये आप देख रहे होंगे शरद के बहुत लंबे वक्त से दोनों ही पार्टियां, इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि यहां प्रयोग किए गए, जैसे परखनली में बार बार डाल के बचपन में स्कूल पे ही ले जाते हैं, नैन्सी ने जो स्लाइन पे ले दी उसी पे ही पूरी डिबेट करते हैं, तो परखनली में स्कूल में डाल के जैसे लोग चेक करते हैं कि भाई ये रिएक्ट कैसे करेगा। इस बार आपको लगता है कि एमपी में दोनों ही पार्टियों ने मुद्दों को लेकर ये किया कि कभी कहा कि तब और अब कर दें क्या दिग्विजय सिंह के साथ अभी की तुलना, दिन फिर वापस हो गए, फिर कहा इस लाइन पे कर दें क्या, फिर अगर आपको याद हो बीच में कुछ जातिवाद भी घुसेड़ने की कोशिश की गई थी लेकिन लगा नहीं चलेगा, उस पर भी वापस आ गए। तो एक कोई ट्रेंड सेट नहीं हो पाया जो हर बार के इलेक्शन में होता है कि भाई जैसे पिछली बार हो गया था माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, तो ट्रेंड सेट हो गया कि भाई एक अपर क्लास और एक शिवराज जी का एक दनी बना के एक चेहरा सामने ला दिया गया था। आपको लगता है कि इस बार मुद्दों की ही टेस्टिंग चलती रही और आचार संहिता लग गई? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और शायद दरअसल इसकी जो वजह है कि दोनों पार्टियों का जो जोश है वो बहुत हाई है और उनको लगता है कि
जो चुनाव है, अगर हम दोनों को कैटेगराइज करके करें तो बीजेपी के पास तो खैर, अगर हम नतीजों की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात सोची जाए कि खोने के लिए तो बीजेपी के पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, लिहाजा उसने पूरी जो अपनी ताकत है वो इस चुनाव में झोंक दी है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो सभी मुद्दे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता था कि अगर वो इन मुद्दों को उठाएगी, और अन्य स्टेट में उसने, अगर हम राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की भी हम बात करें, जिन मुद्दों को उठाया और राजनीतिक तौर पर वहाँ उनको फायदा मिला, तो कांग्रेस को लगता था कि अगर वो मध्य प्रदेश में इन मुद्दों को उठाएगी, चाहे हम रसोई गैस 500 रुपये में देने की बात करें, लाडली बहनों को पैसा देने की बात करें, या बिजली की बात करें और दूसरे मुद्दों की बात करें, कि उनसे उसके पक्ष में माहौल बन सकता है। तो पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहें कि सरकार ने उन सभी मुद्दों को पहले तो हाईजैक किया, और जो मुद्दे कांग्रेस मैदान में ला सकती थी उन सभी को अपने मुद्दे बनाकर न सिर्फ बनाया, बल्कि उनको इस तरीके से पेश किया कि वो किल किया, अगर हम कहें उनके मुद्दे किल कर दिए। बिल्कुल ठीक करें आप, किल किया, और उनको एक अपना कह सकते हैं कि रोड मैप बना लिया पूरा चुनाव का। और बीच में तो जब तक कि बड़े नेताओं के एंट्री नहीं हुई थी मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, बड़े नेताओं से मेरा मतलब जिनके टिकट तय कर दिए हैं, 7 सांसद, उनमें से केंद्रीय मंत्री भी 3 शामिल हैं, उनके बारे में तब तक ये लग रहा था कि ये जो योजना है लाडली बहना और रसोई गैस का जो दांव चला था, कि वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस चुनाव का। लेकिन फिर ये देखा गया कि प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, नड्डा जी आए, तमाम बड़े नेता आए, लेकिन इन योजनाओं का जिक्र उन्होंने उस हिसाब से नहीं किया, या उतने तरीके से नहीं किया है कि बीजेपी वाकई में इस चुनाव को कैश कराना चाहती है और कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उनको किल करना चाहती है। तो बीजेपी के में फिर नए नेताओं की एंट्री, बड़े नेताओं की एंट्री हुई, सांसदों की एंट्री हुई, और प्रत्याशी भी पहले से तय हो गए। बहुत पहले अगस्त में पहली सूची जो कांग्रेस की, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की आ गई थी, फिर दूसरी भी सूची आई और एक तीसरी भी सूची एक नाम की है, हालांकि कुल 79 जो उम्मीदवार हैं वो घोषित हो गए। तो अभी तक जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि मुद्दे कौन से चलेंगे ये नहीं पता। तो बीजेपी के पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, लिहाजा उसने सारे प्रयोग कर लिए हैं, योजनाओं का मुद्दा भी प्रयोग कर लिया है, बड़े नेताओं को उतारने का भी, और अभी तो अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि कुछ और जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं मध्य प्रदेश के, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के लिए भी अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी पल पल बदल रही है, नए नए मुद्दे ला रही है, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, लिहाजा ये सामने वाले, यानी कांग्रेस से कहें तो वो सामने वाले घर में जो उठापटक चल रही है उसको महसूस कर रही है। और यही वजह है कि कई स्तर की जो बातचीत है टिकटों को लेकर हो गई है। कल भी सीईसी की बैठक दिल्ली में हुई, कमलनाथ जो पीसीसी चीफ है उनका एक बयान भी आया कि 140 नामों पे जो चर्चा है वो हो गई है और ये अनाउंस हम करेंगे, लेकिन नाम नहीं आए। तो कांग्रेस बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका कोई भी एक गलत कदम उसको बड़े नुकसान की ओर ले जा सकता है। और अभी जो मैच है वो एक तरीके से अगर कल के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच से तुलना करें तो भले ही ऑस्ट्रेलिया 199 पे आउट हो गई हो, लेकिन जैसे ही शुरू के 3 विकेट लो स्कोरिंग मैच में भी वो हावी हो गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं उम्मीद लग गई थी कि हो सकता है कि पासा पलट भी जाए, लेकिन बाद में फिर दोनों जो खिलाड़ी हैं हमारे रोहित ने और राहुल ने जो परिस्थिति है उसको संभाला और मैच को अंतिम जीत तक ले गए। तो कांग्रेस अभी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं फिर ये कहूँगा कि हो सकता है कि बीजेपी के भी अभी बीजेपी के भी खेमे में कुछ ऐसे अस्त्र हों जो ऐसे समय में निकलेंगे जिनसे देखकर शायद लगे कि ये जो पूरा चुनाव है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रवीण जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। अभी जो टिकट को लेकर बातचीत चल रही है कि बीजेपी ने 3 सूचियां जारी कर दी हैं, पहले 2 सूचियां की, एक फिर तीसरी सूची भी जारी कर दी और देखा गया था कि दूसरी सूची में सांसदों और मंत्रियों को टिकट दिया गया, यानी कि दिग्गजों को इस बार मैदान में उतारा गया। कांग्रेस की ओर से कई बार ऐलान किए गए, तारीखें डिसाइड की गई कि इस तारीख को हम सूची जारी कर देंगे, लेकिन फिर तारीखें आगे बढ़ा दी गई। अब जब एक बार फिर से 14 अक्टूबर की जो कथित तारीख दी गई है कि शायद 14 अक्टूबर को कांग्रेस सूची जारी कर सकती है, क्या कहा जाए कि बीजेपी ने जब दूसरी बार सूची जारी की, सांसदों मंत्रियों को जब मैदान में उतारा गया, तो क्या कांग्रेस अब काट ढूंढ रही है दूसरी सूची की? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं शरद, जिस बात की तरफ ले जा रहे थे और जो आप जो कहना चाह रही, ये बात सही है कि अब वक्त कम बचा है और अब अगर जो पहले से कोई व्यक्ति उस इलाके में बहुत तेजी से जुटा होगा, अभी पूछेंगे भी अवनव जी से कि बहुत तेजी से जुटा होगा, तेज काम कर रहा होगा, वहां पर डोर टू डोर कैंपेन कर, ये डोर टू डोर कैंपेन का ही वक्त है, ये अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया का वक्त नहीं है, टीवी के जरिए
प्रचार करने का वक्त नहीं है, क्योंकि डोर टू डोर जाने पे आप एक तरह का वोटर का मानस जो है बदलने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हो। तो बीजेपी इसमें लीड है, बीजेपी को एज है, ये क्लियर दिख रहा है कि भाई बीजेपी ने टिकट अनाउंस कर दिए, उनके लोग जा रहे हैं। उसका काउंटर में कमलनाथ जी ने एक बार कहा था कि भाई हमने भी इशारा कर दिया है, लेकिन इशारा कर देने वाला व्यक्ति हाफ हार्टेडली काम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई वो पैसा भी लगा ले, लोगों से जाके मिलने भी लगे और एंड टाइम में बोले कि आप बैठ जाइए, अब आपकी जगह ये आ रहे। जब तक टिकट अनाउंस नहीं होता तब तक लोग कॉन्फिडेंस के साथ जाते नहीं। ये सवाल एक बार ले भी लेते हैं बल्कि अपनों से कि आपको नहीं लगता कि आप लोग लेट हो इस बात को लेके, फिर कैसे वहां तक जाके और कितना रिकवर कर पाओगे इतनी जल्दी में? देखिए प्रमोद जी, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं आपको। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे टिकट की बात हो रही है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जनता ये चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे बहुत हैवी वेट कैंडिडेट दिग्गजों को उतार दिया है। वो दिग्गजों की हालत आप देख रहे होंगे भाजपा के, कि वो दिग्गज जो उतरे हैं वो भी घबराए हुए हैं। मतलब कैलाश जी से लेके और नरेंद्र सिंह तोमर जी से लेके तमाम लोग, प्रहलाद पटेल जी को छोड़ दें तो शायद किसी ने ट्वीट तक नहीं किया था टिकट होने के बाद। तो हम इस तरह ये है कि हमारा एक कार्यकर्ता भी टिकट जिसको भी मिलेगा ना, वो पूरी ताकत से लड़ेगा, क्योंकि जनता साथ में, जनता जो है हर मोहल्ले की, गांव की, शहर की, वो आज सफर कर रही है, बहुत ज्यादा सफर कर रही है। मुद्दे जो हैं, चाहे महंगाई का हो, बिजली का बिल आप देख रहे होंगे, ये आप अभी मैंने जैसे सुना कि रसोई गैस का दाम कम कर दिया, तो ये 18-20 साल में नहीं हुआ है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है। किसी के घर में दाम कम होने वाली खबर नहीं आई है, बिजली का बिल किसी का कम नहीं हुआ है। जनता को मालूम है कि साल सवा साल की सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिलती थी। तो जनता को अब ये देखना है कि बीजेपी से त्रस्त हो गई। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो भी नहीं, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला और नौकरी ना मिलना सबसे बड़ी बात है। युवा हर घर में, प्रमोद जी आपके भी अपने परिचितों के घर में, आपके सबके घरों में बेरोजगार बैठे हुए हैं जो गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। यही बात हम लगातार बोल रहे हैं, इसलिए लगातार हुजूम आ रहा है। टिकट जब होंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ जनता बढ़ चढ़ के आगे आएगी। मैं बता रहा हूं ना, ये चुनाव में मैंने इसलिए आपके चैनल पे सबसे पहले दावा किया कि 60 से 80 सीटों पर जमानत जब्त होगी भाजपा की। मैं उस दिन जब रिजल्ट आएंगे तब भी आपसे यही बात बोलूंगा, क्योंकि जो गुस्सा है जनता के अंदर वो कर्नाटक में भी देखने को मिला। आपकी बात सुनने के बजाय चुनाव आयोग जो बता रहा होगा वो आंकड़े बोलेंगे। खैर एक बार हम राजपाल जी को इन कर लेते हैं। तो राजपाल जी, शरद जी के भी भाव यही था, अभिनव जी भी यही कह रहे हैं कि भाई चूंकि चुनौती आपके लिए ज्यादा है, चूंकि डर आपको ज्यादा है, इसलिए आप पहले से काम कर रहे हो। फिर स्कूल पे आ जाते हैं कि भाई अगर कमजोर होगा थोड़ा सा स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ेगा, रात रात भर जग के पढ़ेगा, इसलिए आपके टिकट पहले आ गए। ये कह रहे हैं हम तो पढ़े लिखे हैं ठीक ठाक और हम वैसे ही पढ़ के दे देंगे, आ जाएंगे नतीजे। ये पढ़े लिखे नहीं है, ये कह रहे हैं कि जनता बढ़ चढ़ के भागेगी और उससे आगे बढ़ रहे हैं कि जमानत हमारी जब्त हो जाएगी 80 सीट में। ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा ये? क्यों? मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा। कर्नाटक में भी तो लगा होगा ना, जब 35-40 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी। मेरा ऐसा खूब दावे थे आपके बजरंगबली जी के का नाम लेके बटन दबाना। बहुत बात पूरी कर लेंगे, आप बोल रहे थे तो बोलिए। हवा में ज्यादा नहीं हो गया, मैंने बिल्कुल नाप तोल के बोला। मेरा ऐसा कहना है कि चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लेना है, चुनाव को पूरी गंभीरता से लेना है। ये हमारा स्वभाव है, हमारी कार्यकर्ता। हम चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव के पहले भी हम सत्ता में थे तो जनता के बीच में थे। चुनाव के पहले भी हम गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में थे। चुनाव के पहले भी हम राष्ट्रीय जो है विकास शासन के द्वारा विकास जो क्षेत्र का करवाने का काम वो हमने किया है। जब हमने विकास किया है, जब हमने गरीब कल्याण के काम किए हैं, जब हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में मतदान केंद्र के ऊपर काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता भी कहीं न कहीं आशीर्वाद दे रही है। आज ये ठीक दीपावली के बाद में भाई दूज के लगभग में चुनाव की तारीख होने वाली, तो हमें लाडली बहना भी जो है टीका काटने का काम करेगी, निश्चित तौर पर तिलक निकालेगी लाडली बहना। और ये जो जिस प्रकार से हमने सामान्य जनजीवन को ऊपर उठाने का काम किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस अंत्योदय के सपने को साकार किया है, तो उसका लाभ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लोग देख रहे हैं, हमारी नीयत को देख रहे हैं, हमारी नीति को देख रहे हैं,
हमारे द्वारा, हमारी सरकारों के द्वारा किए हुए काम को देख रहे हैं। ठीक है। समाज के सभी वर्गों आदर्श के आचार उत्थान संहिता लिए के बाद हमने काम आदर्श किया है। स्थिति की तरफ सिसोदिया जी इशारा करें। शरद जी से बात करते हैं एक बार, 5 हिस्से में बांटते हैं, फिर से आज के मूल घटनाक्रम पर आते हैं। जो बड़ा घटनाक्रम है, भले ही प्रतीक्षित था लेकिन है तो बड़ा। 5 हिस्से में बांटते हैं शरद। अगर मध्य प्रदेश को कि हम ग्वालियर चंबल कर दें, यहाँ मालवा निमाड़ कर दें, वहाँ महाकौशल कर दें, या बुंदेलखंड बघेलखंड कर दें, ज़्यादा चुनौती ठीक है। बूथ कैप्चरिंग और ये सब नहीं होते मध्य प्रदेश में कहीं भी, पहले कभी होते थे जब बैलेट लूट लिए जाते थे उस इलाके में, वैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी चुनौतीपूर्ण तो है चुनाव आयोग के लिए इस पूरे मसले को व्यवस्थित कराना, भले ही कई चरण का उनका होमवर्क हो गया हो। शरद, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मुझे याद है कि शायद जो 2018 का चुनाव हुआ उससे पहले का जो एक चुनाव था, उस दौरान में भिंड के पास हिंसा हुई थी, एक घटना हो गई थी मुरैना में, बड़ी घटना। हालांकि वो इलाका पहले इस लिहाज से थोड़ा कुख्यात भी था कि जो मतदान है वो कराना एक बड़ी चुनौती होती है, और ये कहा भी जाता था कि जब तक वहाँ हिंसा ना हो जाए तब तक चुनाव संपन्न होते नहीं थे। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरी जो मानस है इसको बदला है, और कहीं ना कहीं अब वहाँ भी जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से होने लगे हैं। तो निश्चित ही जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक तरीके से होगा। कुछ फिगर मैं यहाँ विशेष तौर पर कोट करना चाहूँगा जो चुनाव आयोग की ओर से आया है और आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा कि बालाघाट जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का जो मतदान केंद्र है 53, सोनेवानी, उसमें सबसे कम जो मतदाता हैं वो हैं 42 केवल मतदाता वहाँ पर हैं, जो जिस तरीके की तैयारी चुनाव आयोग ने की है। और अगर हम 2018 के हिसाब से देखें तो रतलाम का जो सैलाना विधानसभा क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा 89.13 जो परसेंटेज है वो वोटर का टर्नआउट का वहाँ पर था, और वहाँ के जो नतीजे हैं वो उस तरीके से सामने आए थे। सिवनी की जो लखनादौन विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं वो 407 हैं, और इंदौर की जो 206 नंबर यानी इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ सबसे कम मतदान केंद्र 193 हैं। तो ये जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है, जब मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संभव है कि शाम तक जो समय है वो आ ही जाएगा, तो और जो विस्तार से जानकारियां हैं वो निकल के सामने आएंगी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार का जो चुनाव है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। चुनाव आयोग ने जैसा कहा भी कि इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें घर घर जाकर जो नाम है वो जोड़े गए हैं। अभी भी जो नाम है वो जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो संभवतः 17 तारीख ऐसा चुनाव आयोग ने बताई है, अगर जितना मैं सुन पाया हूँ आज इसी महीने की। तो उससे पहले तक जो नाम है वो जुड़वाए जा सकते हैं, क्योंकि मतदाता सूची का अंतिम जब प्रकाशन हो जाता है फिर कोई उसमें फेरबदल नहीं हो सकता। तो इस तरीके की जो तैयारी है निश्चित तौर पर है, और चुनाव आयोग की नज़र से तो ठीक है जो है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें प्रवीण सर इस पूरे चुनाव को, तो कहीं ना कहीं विंध्य, बुंदेलखंड, मालवा, ग्वालियर चंबल, महाकौशल और मध्य भारत, इन सभी जगहों पर जो मुकाबला है वो कांटे का देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 सीटें विंध्य की। पिछली बार इनके बहुत फेवर का था बीजेपी के। एक बार राजपाल सिसोदिया ये आपके पास आऊंगा। शरद ने जो आंकड़े बताए वो चुनाव आयोग के आंकड़े थे, उसमें सियासी लेप लगाते हैं बहुत जोर से, और एक शब्द वहां से उठाते हैं जो जिसको सबसे पहले शरद ने मेंशन किया, वो बालाघाट। बालाघाट यानी ओबीसी बाहुल जिला मध्य प्रदेश का इकलौता जहां सबसे ज्यादा ओबीसी है। ओबीसी आपकी दुखती रग है ऐसा कांग्रेस मान रही है, वो लगातार ओबीसी ओबीसी ओबीसी। आप देख रहे हो कि राहुल गांधी आते तो ओबीसी, प्रियंका आती तो ओबीसी। ये बड़ी एक चुनौती आपके लिए नहीं? बालाघाट में पिछली बार 2 सीटें आई थी आपके पास कुल जमा ओबीसी बाहुल जिले से, इसीलिए बालाघाट का संदर्भ ले लिया। और ओबीसी के मसले पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ओबीसी को लगातार छलने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। हमारी सरकार ने ओबीसी को उसका हक दिलाने का काम किया है। प्रवीण जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पंचायत चुनाव के समय और स्थानीय निकाय के चुनाव के समय माननीय न्यायालय के द्वारा, कमलनाथ जी के द्वारा जो उस समय पे ओबीसी को लेकर आरक्षण की बात कही गई थी, उसको खारिज करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करने का एक आदेश जारी किया था। उसके खिलाफ फिर मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके मंत्रीगण सुप्रीम कोर्ट तक गए, स्वयं जाकर वकीलों के ऑफिसों में जाकर बात ऐसा तो आपका सोचना है राजपाल जी, पैरवी करवाई, और कि कौन चलेगा, ये मनगढ़ंत बातें जनता समझती है, आज ओबीसी भी समझता है। चैनल पे कंफ्यूज मत करिए। ओबीसी को साथ में लेकर करने का काम किया, ये तथ्य है, ये फैक्ट है। तो निश्चित तौर पर सबके साथ और सबके विकास की जब हमने बात कही तो उसमें ओबीसी वर्ग भी आता है। इस देश को बड़े ओबीसी नेता लगातार किसी कर दो ना, कर देते जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी कर देते, कोई घोषणा कर देते।
ठीक है, एक बार कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं सर, एक बार कांग्रेस का रिएक्शन इन चीफ ले लेते हैं। अपना जी केवल मैं केवल एक सवाल अरे लगातार सुन रहे हैं सर, एक बार एक जवाब ले लेते हैं, लगातार सुन ही रहे आप लोगों की सुनने और अपने बोलने के लिए तो जमा हुए हैं। समय का भी थोड़ा अभाव है, तो एक संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया जरूर। तो एक संक्षिप्त वाली टिप्पणी आपकी है कि केवल ओबीसी के दम पे आप लगता है कि क्योंकि आपके कोर में वही है, भाषण का कोर ये बताता है। देखिए प्रवीण जी, बस यही तो सोचने की बात है, समझने की बात है। ये दिखावा और ढोंग करने की बात नहीं है कि हमने इस समाज के लिए ऐसा कर दिया, ओबीसी के लिए ऐसा कर दिया, एससी के लिए ऐसा कर दिया, सवर्ण के लिए ऐसा कर दिया। वो सोच नहीं, एक सोच होनी चाहिए। जातिगत जनगणना की मांग करना क्या गलत है? नहीं है। तो ये क्यों नहीं बोलते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए? हर ओबीसी चाहता है, हर एससी चाहता है जातिगत जनगणना हो। बिहार में हुई, राजस्थान में, सब जगह हम, कर्नाटक, सब जगह हम करेंगे। जब हमने बोल दिया, हमारे नेता राहुल जी ने बोल दिया, आप उस पर घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि नहीं ओबीसी की ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्यों नहीं करते? कास्ट सेंसस सब मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। 2011 के बाद 2014 आपने पूरे 15, 16, 17, 18, 19 सब निकल गया। महिला आरक्षण की बात करते थे, 23 में जाके याद आ रही है आपको। लाडली बहनों को पैसे देने की बात आ रही है, अभी याद आ रही है आपको। तो ये सब जनता देख रही है। युवाओं को रोजगार की बात 18 साल में आपको नहीं आई, अब याद आ रही है। तो ये जनता, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, क्यों आक्रोशित है जनता? यहां बैठ के मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है। कमलनाथ जी भी बोलते हैं मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। हम बोल रहे हैं, करके आपका दिखाएंगे। कहना है कि अभिनव जी, आपका कहना है जनता देख रही है और वाकई में जनता ही तय करेगी कि सत्ता पर आखिर किसको बिठाना है। समय का अभाव है। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।